अभय प्रताप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके प्रोफाइल को देख रहा था कि आप एयरफोर्स के फाइटर पायलट रहे और दुर्भाग्यवश आप एक सड़क दुर्घटना में आपको चोट लगी। उसके बाद से जिंदगी आपकी पूरी बदली हो गई। तो आपने इस चैलेंज को कैसे डील किया और फाइटर पायलट का जज्बा अब कैसे देखा जाए? सर, हुआ यूं कि जाहिर सी बात है कि फाइटर पायलट होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। एक अंदर से वो फीलिंग आती है। वहां से सड़क दुर्घटना में व्हीलचेयर पे आ जाना, तो झटका तो बहुत लगा था, लेकिन फिर जो एक फौज की ट्रेनिंग का एक फायदा मिला, जो कहा जाता है फौज में कि इट्स ऑल मेंटल। तो फिजिकली डेफिनेटली गए थे, चीजें थोड़ी बदली, पर मेंटली बहुत ही जल्दी गए थे। मैंने वो रिकवरी कर ली थी कि मुझे ये समझ में आ गया कि अब आगे का रास्ता इसी तरह चलना है। तो वो हवा से उतर करके अब जो है जमीन, जो भी कहते हैं आपकी बैटलफील्ड बेसिकली जो बदल गई है, उसके हिसाब से अब आगे करना है। तो ये फौज की ट्रेनिंग का एक थोड़ा सा फायदा मुझे जरूर मिला, जिसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी गए थे लाइन पे आ गया। जी जी। तो अगर आप इजाजत दें तो आपके जो ये बहुत ही भयानक और बुरा अनुभव जो रहा एक्सीडेंट का, अगर जी आप उसको रिकॉल करके बताएं कि कैसे क्या हुआ और कैसे ये सब कुछ हो गया। जी, ये 9 जून 2007 की बात है। और मैं पोस्टिंग पे जा रहा था लखनऊ से हाशिमारा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, भूटान बॉर्डर के पास में। और किन्हीं कारणवश मुझे पर्सनल व्हीकल से जाना पड़ा। कुछ उसके बारे में ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन ना केवल पर्सनल व्हीकल से जाना पड़ा, मुझे रात में भी ट्रैवल करना पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था। और मेरे साथ एक ड्राइवर था, एक और बंदा था साथ में, सो दैट कि हम आसानी से जा सकेंगे, तो वो रूट बेसिकली कवर कर सके। तीनों लोग गाड़ी चलाते थे। बट या पहले ही लेग में हम बनारस को क्रॉस कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग, जब ऑलमोस्ट पौ फटने वाली थी। और बनारस से मुगल सराय के बीच में नया नया हाईवे बना था, तो रोड काफी अच्छी थी, ऐसा नहीं कि रोड खराब थी। उसमें एक टर्न के बाद जो है एक ट्रक खराब खड़ा था, जो कि वो भी हमें पता नहीं है, ये वहां जो लोग थे उन्होंने बताया ऐसा, जो कि खराब हो गया था। और वो दाहिनी लेन में ही खड़ा था, बिना कोई उसने बेसिकली मार्कर लगाए हुए। और हमारी गाड़ी जो है उसमें ड्राइवर जो है वो अनियंत्रित होकर के उसी ट्रक में जो है, ट्रक या ट्रेलर, जी तो उससे एक्सीडेंट हो गया। अब चूंकि पीछे से स्टैटिक गाड़ी में हम 100-125 की स्पीड पे रहे जी। होंगे, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ वहां हमारे हमसे भी कुछ गलती हुई होगी। और उसके बाद लेकिन दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट के बाद काफी देर तक किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी जो आगे थी जिसमें हमारा एक्सीडेंट हुआ, वो तो वहां से चली गई। और हम, मुझे लगता है कुछ नहीं तो आधा पौन घंटा वहां पे उसी गाड़ी में, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में पड़े रहे, जिसकी वजह से मैं, चूंकि गए थे पिछली मिडिल बर्थ पे लेटा हुआ था, इसलिए मुझे चोटें कम आई थी। लेकिन जो ड्राइवर और उसके पीछे वाला बंदा था, वो आपस में एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो गए थे। लेकिन फिर भी गए थे, वो शायद बचाए जा सकते थे अगर गए थे इमरजेंसी सर्विसेज की कुछ सुविधा होती, और समय रहते पता चल जाता कि यहाँ गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है और उनको मदद की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि मैं करीब आधे से पौन घंटे के बाद मुझे लगा कि नींद खुली हो या फिर मैं होश में आया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तब मुझे समझ में आया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और मैंने शोर मचाना शुरू किया, चूंकि शांत माहौल था। तो तकरीबन 500 मीटर पीछे एक पेट्रोल पंप था, वहां तक मेरी आवाज पहुंच गई। और वो लोग आए, तब उन्होंने बताया कि करीब आधे से पौन घंटे पहले यहाँ पे गाड़ी का शायद एक्सीडेंट हुआ, पर उन्हें लगा शायद कोई बड़ी गाड़ी जा रही है, उसका इंजन क्रैंक किया है। उसके बाद ये सुबह करीब हो गया था, हमारे गए थे 4-4:30 बजे की बात है। उसके बाद वहां से हॉस्पिटल पहुंचने में वो दोनों जो थे, ड्राइवर और उनके पीछे वाला मेरा जो दोस्त था, दोनों जीवित थे उस टाइम जी तक। वहां से हॉस्पिटल पहुंचने में हमको तकरीबन 2 से ढाई घंटा लग गया। यानी कि जो नियरेस्ट वहां पे पीएचसी सेंटर था, बेसिकली पब्लिक हेल्थ सेंटर था, वो मुश्किल से वहां से आधे घंटे की दूरी पे था। पर पुलिस का वहां तक पहुंचना, वो एम्बुलेंस का आना, और वहां से पीएचसी सेंटर पहुंचने में हमें 2 से ढाई घंटा लग गया, जिसकी जी वजह से वो दोनों
बेसिकली कहते हैं डेथ हो गई दोनों की। तो अब इसमें और मुझे अगेन एक और चीज जिसमें सबसे दुर्भाग्यवश थी कि जो पीएससी सेंटर से लोग आए थे हमें लेने के लिए एम्बुलेंस के साथ, वो ट्रेन नहीं थे, वो ट्रेन मैन पावर नहीं थी। उनको ये नहीं पता था कि एक्सीडेंट के बाद अगर क्या कहते हैं स्पाइनल इंजरी हो जाती है तो उसको किस तरह से लाना है। उस एम्बुलेंस में स्ट्रेचर नहीं थी। तो इस तरह की चीजों की वजह से वो एक चादर में उठा करके कि ऑलरेडी उन्होंने मरा मान लिया, डेड मान लिया, और उनको उस सबको यानी मुझको भी और उनको भी इस तरह से चादरों में उठा करके रख रहे थे जैसे कि ऑलरेडी अब तो मर चुके हैं। वो कोई मतलब वो लाइफ की वैल्यू नहीं थी। तो उसकी वजह से मेरा शायद कहते हैं डॉक्टरों का ये कहना है कि शायद मेरी स्पाइनल इंजरी जो ज्यादा बड़ी हो गई वो ये मिसहैंडलिंग की वजह से हो गई। वहां से हम पीएससी सेंटर पहुंचे हैं, उसके बाद वहां पे वो दोनों की डेथ हो गई और मैं व्हील चेयर पे आ गया। जी जी, बड़ा दुखद है। बेसिकली इससे ये पता लगा कि जो हमारी जो सुविधाएं हैं रोड के ऊपर, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो बदहाल हैं। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई रोड पे गाड़ी खराब हो जाए तो उस पर मार्कर लग जाए और किसी प्रकार का संकेत लोगों तक पहुंच जाए जो बाकी लोग रोड पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बात निकल के आती है कि लोग भी जागरूक नहीं है, यानी कि ट्रक का ड्राइवर भी अवेयरनेस उसकी कम थी। अगर उसमें अवेयरनेस होती तो वो भी अपनी तरफ से कोई ना कोई संकेत गाड़ी के पीछे लगा देता कि गाड़ी है कि खराब है। बहुत सैड हुआ कि आपके साथी दो खत्म हो गए और आपको व्हील चेयर पे आना पड़ा। अब बातें हो रही हैं, नितिन गडकरी जो हमारे मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अधिकतर जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, ये रोड सेफ्टी की कमी की वजह से हैं, रोड इंजीनियरिंग की कमी की वजह से हैं। और अब वो उसको दूर करने जा रहे हैं। वो किसी फॉरेन कंपनी की मदद लेकर अब रोड इंजीनियरिंग को एड्रेस करेंगे। तो आपको लगता है कि रोड इंजीनियरिंग एक मेजर इशू है? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं मैं जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं पिछले उसके बाद से करीब एक्सीडेंट के 3 साल के बाद से पिछले 10 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ कहते लोग हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद रिहेबिलिटेट होने के लिए मेरी मदद लेते हैं। तो ज्यादातर कारण जो है उसमें रोड इंजीनियरिंग बहुत कम है। कुछ जगहों पे जरूर कहते हैं ऐसा केसेस मिलते हैं कि जो आपका मर्जिंग ट्रैफिक है वो ठीक से नहीं है, 90 डिग्री पे आप शहर के बीच से हाईवे को निकाल दिया है आपने, या फिर आबादी के बीच से हाईवे को निकाल दिया और उस आबादी के लिए आपने रोड अलग नहीं करी है, तो वो आबादी भी उसी रोड को रेगुलरली यूज कर रही है, बहुत ज्यादा उनका आना जाना उस रोड पर रहता है। फिर उनका जो मर्जिंग ट्रैफिक का वो सेंस जो है पब्लिक का बिल्कुल भी नहीं है। और जो रोड इंजीनियरिंग मतलब यहीं तक मुझे लगता है कि ये रोड इंजीनियरिंग का काम खत्म हो जाता है। और अगर डेथ्स में देखें तो मैक्सिमम केसेस जो है वो लापरवाही की वजह से होते हैं। और डेथ तो इनफैक्ट मैं डेथ में तो रोड्स को बिल्कुल भी लाना ही नहीं चाहूंगा। रोड डेथ का कारण तो मैक्सिमम बेसिकली एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचने में जो देरी होती है, उस अगर खाली उसको एड्रेस कर लिया जाए तो शायद ये जो 50% डेथ कम करने की बात हो रही है वो वैसे ही कम हो जाएगी। क्योंकि आप ये देखें कि आंकड़ों के हिसाब से हमारा जो एक्सीडेंट का रेट है वो वर्ल्ड का केवल 1% है, पर डेथ जो है वो 10% है। सो इसका मतलब एक्सीडेंट होने के बाद जो फर्स्ट एड देने की जरूरत है, जो उसको पीएचसी या फिर हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाना है, उसमें जो देरी हो रही है उसकी वजह से हमारी डेथ हो रही है। अदरवाइज एक्सीडेंट में तो हम 1% उसमें डेटा में आते हैं, तो ऐसा क्यों कि डेथ में हम 10% है। बिल्कुल तो रोड इंजीनियरिंग डेफिनेटली कहते हैं कुछ परसेंटेज कम करेगा रोड इंजीनियरिंग, पर उससे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। खासकर ये जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनका अवेयरनेस, ये बिल्कुल भी ट्रेन नहीं होते ना, तो ये गाड़ी चलाने के लिए उस पर बेसिकली ट्रैफिक नियमों का ढंग से पालन करते हैं। आप कभी भी देख लें, किसी भी एक्सप्रेसवे में चले जाए, वो हमेशा स्लो स्पीड चलना है उनको, लेकिन फिर भी वो राइट ओवरटेकिंग लेन में चल रहे होंगे, उनका कोई चालान काटने के लिए वहां नहीं खड़ा रहता, कोई उनको उसके लिए मना नहीं करता है। ये सब एक्सीडेंट का कारण है। आप तो अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस प्लस क्या जो हेल्थ सर्विसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज है, अगर हम ये दो चीजों को एड्रेस कर लें तो शायद ये जो 50% डेथ रेट को कम करने की बात कर रहे हैं ये उससे कहीं और ज्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद रोड इंजीनियरिंग शायद आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि हमारे यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है और पोस्ट एक्सीडेंट जो मेडिकल सुविधा है उसका बहुत बड़ा अभाव है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से ये हम सब ने किसी न किसी रूप में जरूर देखा है। अब
बट मेरे को ये भी लगता है कि इस पूरे ग्रिम सिचुएशन के पीछे एक जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस भी है अमंग्स ऑल द सिटीजन्स, और सिटीजन्स की तरफ से पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर भी नहीं है। और जैसा आपने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ पर ह्यूमन लाइफ की वैल्यू भी कम है, शायद इसीलिए इसको कोई इतनी तरजीहत और अहमियत भी नहीं देता है। तो आपको लगता है कि इस पूरे मुद्दे को, रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की वजह से जो नुकसान होता है और जो परिवारों का नुकसान होता है, इस सब को बचाने के लिए हमें एक नेशनल लेवल पर कोई एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे कि एक अवेयरनेस आए और पॉलिटिकल क्लास के ऊपर भी एक किस्म का प्रेशर बने कि वो उन सारी सुविधाओं को मुहैया कराए जिनके जिक्र आप कर रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत ही कहते अच्छा सुझाव है, ये करना चाहिए। और मेरे ख्याल से अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है स्कूल में बच्चों से ले करके, और खासकर वो लोग जो सबसे ज्यादा रोड पे रहते हैं, मतलब आधी जिंदगी जो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस के ड्राइवर्स हैं, उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि काफी चीजों पे ट्रेन किया जाए, ना केवल फर्स्ट एड के बेसिक्स के बारे में, बल्कि और भी जो इमरजेंसी चीजें होती हैं उनके लिए भी उनको ट्रेन किया जाए। और पब्लिक अगर कंपैशनेट नहीं होगी, अपने कहते हैं फेलो कहते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। लोग हेल्प करने से कतराते हैं, लोगों को पता नहीं है किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ये माइनर मैक्रो लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो अब इमीडिएटली करना क्या है, तो वो चीजों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर हम इस तरह का कोई कैंपेन चलाएं, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे और एनजीओस का सपोर्ट ले, क्योंकि आप देखिए तो सरकारी महकमे और स्कूलों के माध्यम से ये करने की पहले कोशिश करिए। ऐसा नहीं, पहले कहते इसके बारे में स्कूलों में करिकुलम होता था, पर वो शायद काम नहीं आ रहा है, इसलिए एनजीओस को इसमें इन्वॉल्व करें। और एनजीओस के माध्यम से अगर कहते ये अवेयरनेस हम चलाएं कि अब रोड एक्सीडेंट में, अब कोविड में इतना पैसा खर्च हो गया, कोविड के केस ले लिए, इतना पैसा खर्च हुआ पिछले 1 साल में, लेकिन डेथ जो है हर साल जितनी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उतनी करीब डेथ कोविड में हुई है। हम हर साल रोड एक्सीडेंट में उतने आदमी खो रहे हैं, और उससे जो इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, हर जो इंडियन अपनी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हम उसको इतना हल्के में क्यों लेकर के बैठे हुए, कि जस्ट बिकॉज कि कोविड एक आपदा हो गई है, और उसको आपदा में वो कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये एक पैंडेमिक। इसमें एक पॉइंट अभय प्रताप मैं ये देना चाहूंगा, ये कोविड के एक्सपीरियंस से मैं देखता हूँ कि अभी जैसे सेकंड वेव में हजारों लोग मारे गए, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई परिवार होगा जो अछूता रहा हो, चाहे परिवार में या निकटवर्त जो निकट का जो सर्कल है उसमें कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव रहा होगा, कोई ना कोई बीमार रहा होगा, या कहीं ना कहीं कोई मौत हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप आज अभी रोड पे चले जाएं, बाजारों में जिस तरीके से लोग मास्क को चिन पर लगा के घूम रहे हैं, नाक ढक नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग खचाखच भर के चल रहे हैं, और थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है, तो कहीं ना कहीं हमारा एज इंडियंस, हमारे सेंसिटिविटी भी नहीं है, हम उस चीज को उस तरीके से देखते नहीं है। और मेरे ख्याल से फिर बात वही आ जाती है कि हम ह्यूमन लाइफ को वैल्यू ही नहीं करते, इसीलिए हम उसकी इज्जत ही नहीं करते। मेरे ख्याल से ये हमारा अब एक डीएनए सा बन गया है। बिल्कुल, ये डेफिनेटली ये है ऐसा, ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं करीब 2 साल पहले सिंगापुर में था, तो वहां पर एक लिफ्ट के, मैं एक बीच की फ्लोर पे खड़ा था, और लिफ्ट मेरे, जब मैंने दबाया बटन तो मेरे सामने आकर के रुकी, तो लिफ्ट खचाखच भरी हुई थी। उस लिफ्ट में से करीब 4-5 लोग बाहर निकल आए मुझे देख करके कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, और उन्होंने मुझे पहले अंदर किया, फिर उसके बाद जो एक आध लोग अंदर आ पाए वो आए, अदरवाइज बाकी लोगों ने दोबारा लिफ्ट आने का वेट किया। इस तरह का कंपैशन हमारे यहाँ तो है ही नहीं। हमारे यहाँ लिफ्ट रुकती है, लोग देखते हैं, मुंह घुमा लेते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये कंपैशन लाने के लिए हमें बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, स्कूलों के करिकुलम में इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और खासकर जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि जो अच्छे स्कूल हैं वहां तो डेफिनेटली कहते हैं थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर कैपेशन होता है, पर वो शायद इस तरह की जगहों पे अवेलेबल ही नहीं होते। जो लार्जर पब्लिक है, जो मासेस है, उसको कंपैशनेट करने के लिए हमको वो रूरल, बेसिकली आपका जो गांव का इलाका हो गया, फिर आपका जो सरकारी स्कूल हो गए, उनके करिकुलम में इस तरह की चीजों को लाना पड़ेगा। ये ह्यूमन आपस में ह्यूमैनिटी
बेसिकली जो बात होती है ह्यूमैनिटी की, जो बात होती है कंपैशन की, वो वहां लेवल से स्टार्ट करेंगे अगर, तो शायद कहते हैं अगले कुछ सालों में हम एज अ कंट्री जो है एक दूसरे के लिए यानी ह्यूमन की लाइफ को वैल्यू करना सीख पाएंगे। अदरवाइज ये एक्चुअली डीएनए बन चुका है, इसको ऐसे कहते खत्म कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आखिरी सवाल मैं रोड एक्सीडेंट से हट के करता हूं आपसे। आपका एयरफोर्स के अंदर कोई ऐसा तजुर्बा जो आप शेयर करना चाहें, जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब मिले, जोश मिले और लोग प्रेरित हों एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए? कोई ऐसा वाकया जो आपको अभी भी जहन में बड़ा स्ट्रांगली छपा हो? एयरफोर्स तो पूरा का पूरा मेरा जो एयरफोर्स का टेन्योर रहा बहुत छोटा रहा, बहुत बड़ा तो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी रहा है वो पूरा ही मेरे वो मेरे पूरी जो आज का कैरेक्टर है मेरा, वो सारा कुछ वहीं से आता है। डेफिनेटली कहते हैं पहले की अपब्रिंगिंग उसमें मैटर करती है, लेकिन जो ये फाइटिंग स्पिरिट है, ये सारा कुछ जो है कि मैं व्हीलचेयर पे आने के बाद मुझे आज की डेट में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लग रहा। मैं शायद इससे बेहतर नहीं होता, अगर मैं उस पर चलता हुआ होता तो भी शायद मैं ऐसे ही कुछ कर रहा होता, इसी तरह के मैं एयरफोर्स में होता, जाहिर सी बात है जहाज उड़ा रहा होता लेकिन फिर भी मैं कुछ इसी तरह से होता, इसी तरह कर रहा होता, मेरी लाइफ में कहते यही सब कुछ होता, इससे अलग शायद कुछ नहीं होता। ये सारा कुछ जो है दिया हुआ है वो एयरफोर्स का ही, वो जो फाइटर फ्लाइंग का एक जज्बा होता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं ट्रेनिंग का शुरुआती स्टेज में था, तो एक समय ऐसा आया था पहले कि 14-15 गए थे सॉर्टीज के बाद ही, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब जो है मैं आगे नहीं फ्लाइंग, मैं ये टेस्ट नहीं क्लियर कर पाऊंगा और आगे फ्लाइंग नहीं कर पाऊंगा। तो वो केवल एक समय था जब मुझे अपने सामने अंधकार दिख रहा था कि अब तो अंधेरा हो जाएगा, अगर मैं फ्लाइंग नहीं करूंगा तो फिर मैं करूंगा क्या। तो उस टाइम पे वो एक हफ्ता का टाइम था मेरे पास, जब मेरा अगला गया था दोबारा टेस्ट होना था उसके लिए, फ्लाइंग के लिए, कि आगे सोलो जाने के लिए। तो वो एक हफ्ता मैंने जितनी पढ़ाई करी और जितनी मेहनत करी वो मैंने अपने शायद एनडीए का एग्जाम देने के लिए भी नहीं करी थी। और वो और उसके बाद मैंने जब क्लियर किया, वो एग्जाम क्लियर कर लिया और मैं अकेला गया था हवा में, पहली बार सोलो फ्लाइट के लिए गया, तो वो फीलिंग ही अलग थी। मतलब जब आप जहाज में बैठे हो मशीन के ऊपर, पावरफुल मशीन जो कि इतनी रफ्तार से चलती है, और ऊपर से आप दुनिया को उससे पहले आप ये सब नहीं महसूस कर पाते हैं। जब आपके बगल में कहते हैं इंस्ट्रक्टर बैठा होता है तो आपके ऊपर बहुत दबाव रहता है, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं तो फिर वो एड्रेनलिन रश जो होता है वो दोबारा ना तो कभी कहते मुझे महसूस करने का मौका मिला। और वो जो डर था, वो डर मुझे एक्सीडेंट होने के बाद भी नहीं हुआ, वो डर कि मैं व्हीलचेयर पर आ जाऊंगा तो अब क्या होगा, लेकिन उस समय मुझे वो डर था कि अगर मैं फ्लाइंग नहीं कर पाया तो मैं फिर क्या करूंगा। इनफैक्ट मैं आपके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं आर्मी एविएशन के तरफ से मैंने एयरफोर्स में गया और मैंने भी HPT-32 को सोलो उड़ाया और पूरा जो फिक्स्ड विंग का कोर्स किया। और आई रिमेम्बर जब सोलो के लिए जा रहे थे और इंस्ट्रक्टर जब उतर गया एंड उसने थम्स अप किया, और जब मैंने टैक्सी करना शुरू किया तो मेरे को लग रहा था कि अरे अचानक से मेरे राइट साइड में कोई नहीं है और आई एम ऑल अलोन, और जो हनी कॉम था वो वाइब्रेट कुछ ज्यादा ही कर रहा था और ऐसे लग रहा था कि हर मोड पे लग रहा था कहीं इसमें इमरजेंसी तो नहीं है। और अपने आप को धीरे धीरे विश्वास होते होते विश्वास हुआ, एंड देन आफ्टर दैट वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और वो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस लाइफ में कोई नहीं हो सकता। वेल अभय प्रताप, इट नहीं हो वाज सकता। सच a wonderful talking to you, and so nice of you to have spared your time and given such valuable comments on a road accident with a good note of solo memories. आपका again बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच।